दोस्तों हाल ही में मैंने रजनीकांत नाम की एक खतरनाक थ्रिलर मूवी देखी है जो कि इसी साल 2025 में रिलीज हुई है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सुरेश जी ने और IMDb पर मिले इस फिल्म को 7.8 आउट ऑफ 10। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो सीएम बनने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, चाहे वो किसी को भी धोखा देना हो या फिर किसी को भी मार देना। वो तो खुद के बच्चों को भी नहीं छोड़ता, उनका भी इस्तेमाल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए ही करता है। तो वैसे में यहाँ पर क्या क्या खतरनाक घटनाएं होगी, कितने लोगों की जान जाएगी और ये सब कुछ कौन रोकेगा, यही देखेंगे हम आज की थ्रिलर कहानी में। फिल्म की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, बीच बीच में हमें बहुत ही जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारे एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें राजा रेड्डी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है और ये एक पॉलिटिशियन होता है। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी क्योंकि उसकी पत्नी आज एक बच्चे को जन्म देने वाली होती है। यहाँ पर राजा रेड्डी बार बार अपने पिताजी की फोटो के पास जाकर उन्हें बस यही कह रहा होता है कि पिताजी आप कैसे भी करके मेरे बेटे के रूप में आइए, इस बार आपको आना ही होगा। ऐसा कहकर वो अपने दोस्तों के साथ पीने के लिए बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम उसकी पत्नी को देखते हैं जो कि डिलीवरी की दर्द से बहुत ज्यादा करा रही होती है। अब जो औरत उसकी डिलीवरी की मदद करने के लिए यहाँ पर आई होती है वो राजा रेड्डी से कहती है कि हमें तुम्हारी पत्नी को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में ले जाना होगा। लेकिन राजा रेड्डी तो इस बात को सीरियसली नहीं लेता, कहता है कि मेरे पिताजी आ रहे हैं इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। और अब उसके अगले ही पल में बच्चे का जन्म होता है। लेकिन दोस्तों बच्चे को देखने के बाद राजा रेड्डी की पत्नी और वहाँ पर खड़ी औरतें एकदम से डर जाती है क्योंकि बेटी का जन्म हुआ था। तो यहाँ पर रोने की आवाज सुनकर रेड्डी वहाँ पर पहुंच जाता है। अब जैसे उसे पता चलता है कि उसे बेटी हुई है वो गुस्से से आग बुगला हो जाता है। वो तुरंत ही अपने आदमी से एक चावल की बोरी मंगवाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें एक बहुत ही काले सच के बारे में पता चलता है। दरअसल दोस्तों राजा की पत्नी को पहले भी बेटी हुई थी और राजा ने उस बेटी को मार दिया था और वो भी इसी तरह की चावल की बोरी के अंदर डालकर मार दिया था और वो वैसा ही इस बार भी करने जा रहा था। इसी वजह से वहाँ पर खड़ी सारी औरतें बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी राजा रेड्डी का एक आदमी वहाँ पर आकर उसे बताता है कि साहब पार्टी की तरफ से आपको टिकट मिलने वाला है और ये बात बिल्कुल भी कंफर्म है। अब उस बात को सुनने के बाद राजा की पत्नी उसे कहती है कि देखिए हमारी बेटी लक्ष्मी की तरह हमारे घर में आई है, उसके आते ही आपको कितनी अच्छी खबर मिली, इसलिए मेरी आपको विनती है उसे मत मारिए। अब राजा कुछ सोचता है और कहता है कि ठीक है इसके आने से मुझे फायदा हुआ है इसलिए मैं इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन इस लड़की को जिंदगी भर घर के कोने में ही पड़े रहना होगा। मतलब कि दोस्तों राजा अपनी बेटी को अपना मानने के लिए तैयार ही नहीं था। अब उसके अगले दिन हम देखते हैं कि राजा अपने लोगों के साथ एक अपोजिशन पार्टी के नेता के सामने खड़ा होता है और वो अपोजिशन पार्टी का लीडर राजा को बहुत ही भला बुरा कह रहा होता है। राजा को ताने मारते हुए कहता है कि देखना राजा तुम्हें कभी बेटा नहीं होगा, बार बार तुम्हें बेटी ही होती रहेगी। अब ऐसी बातें सुनकर राजा को मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ हंगामा खड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए अपने गुस्से को थोड़ा शांत रखता है। लेकिन तभी अचानक उसकी पार्टी का भार्गव नाम का एक बंदा आकर उस अपोजिशन लीडर का हाथ ही काट देता है। अब ये देखकर राजा रेड्डी को बहुत ही अंदर सुकून मिलता है कि चलो ये काम तो बहुत ही बढ़िया हो गया, अब आगे से इसकी जबान नहीं चलेगी। और अब उसके कुछ देर बाद राजा भार्गव की बेल करवा देता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें शॉकिंग बात पता चलती है कि दरअसल ये हाथ काटने का प्लान राजा का ही था। उसी ने भार्गव से अपोजिशन पार्टी के नेता का हाथ काटने के लिए कहा था। लेकिन अब कहानी में आता है उससे भी बड़ा ट्विस्ट। जब अपोजिशन पार्टी का वो लीडर राजा से मिलने के लिए आता है और उसे अपना एक हाथ कटा हुआ दिखाता है, कहता है कि राजा मुझे तुम्हारे आदमी उस भार्गव से बदला लेना है, उस भार्गव को मारने में तुम मेरी मदद करो, बदले में मैं तुम्हारे अपोजिशन में नहीं बल्कि तुम्हारे पार्टी में ज्वाइन हो जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी भी तरह से भार्गव से बदला लेना है। और यहाँ पर हमें ये भी बात पता चलती है कि असल में उस अपोजिशन पार्टी के लीडर का भार्गव के साथ पहले से बहुत बड़ा झगड़ा था, वो दोनों एक दूसरे के पहले से दुश्मन थे और अब हाथ काटने की वजह से यहाँ पर उन दोनों में सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर राजा भी पलट जाता है। जिस भार्गव ने उसकी मदद की थी वो उसी के खिलाफ हो जाता है। मतलब कि राजा ये प्रूफ कर देता है कि वो एक पॉलिटिशियन है जिस पर भरोसा करना ऐसा है जैसे कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। अब वो अपोजिशन पार्टी का लीडर राजा की बात मानता है और अपने साथ कुछ आदमियों को लेकर बीच रास्ते में भार्गव को पकड़ लेता है। अचानक ही उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर भार्गव को संभालने का मौका भी नहीं मिलता और इसी फाइटिंग के दौरान भार्गव को अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब यहाँ पर भार्गव की पत्नी और उसका बेटा भी घायल हो चुके थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि भार्गव का बेटा अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ उसे रोक देती है। दरअसल वो अपने बेटे को इस तरह की चीजों से दूर रखना चाहती थी। यहाँ दूसरी तरफ हम राजा को देखते हैं जो कि भार्गव की मौत का भी फायदा उठाने की कोशिश करता है और इस चाल में वो कामयाब भी हो जाता है।
दरअसल दोस्तों वो लोगों के सामने ऐसा नाटक करता है कि अपोजिशन की पार्टी के लोगों ने उसके खास आदमी भार्गव को मार दिया और गांव वालों के सामने ऐसे नौटंकी करके उनकी सिंपत्ति हासिल कर लेता है। इससे उसे बहुत सारे लोगों के वोट मिल जाते हैं और कुछ ही समय में राजा शेट्टी बन जाता है एमएलए और अब उसके बाद राजा का सपना है सीएम बनने का। अब दोस्तों इसी बीच राजा को एक बेटा भी होता है और बेटा होने की वजह से वो बहुत ज्यादा खुश रहता है। अपने बेटे के वो सारे लाड प्यार पूरे करता है, उसे पढ़ने के लिए बाहर के देश में भी भेज देता है और जब वो पढ़ लिख कर बड़ा होकर वापस लौटता है तो यहाँ पर भी वो उसे दुनिया भर की सारी चीजें लाकर देता है। कहता है कि मेरे बेटे को कुछ भी कम नहीं पड़ना चाहिए। तो वही दोस्तों दूसरी तरफ वो अपने बेटे को देख भी नहीं रहा था। वो अपने बेटे से जितना प्यार करता था बेटी से उतनी ही नफरत, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी की शादी में फायदा देखता है। मतलब कि अपनी बेटी की शादी वीरा नाम के एक लड़के से करा देता है और ये वीरा दूसरे जिले का एक बहुत ही ताकतवर आदमी था, मतलब कि एक तरह का पावरफुल गैंगस्टर। राजा उससे अपनी बेटी की शादी करा देता है ताकि उस जिले में भी उसकी पावर अच्छी तरीके से बनी रहे। अब उसके बाद हम वीरा को देखते हैं जो कि एक गांव से गुजर रहा होता है। उस गांव में एक त्योहार चल रहा होता है और वहां पर सभी लोग मिलकर खुशियां मना रहे होते हैं। इतने में वहां पर वीरा एक लड़की को देखता है और वो बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को किडनैप करके एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। फिर उसके बाद उस लड़की के साथ गलत काम करके उसे फांसी लगाकर मार देता है और उसके अगले दिन गांव के लोगों को उस लड़की की डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई दिखाई देती है। उस जगह पर गांव के सभी लोग, यहाँ तक कि पुलिस भी मौजूद थी और ये सब लोग जानते हैं कि ये काम किसने किया है। मतलब कि वीरा के अलावा ऐसा करने की कोई भी हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन वीरा के खिलाफ बोलने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं थी। अब उसके बाद भार्गवी को अपने पिता राजा के जरिए पता चलता है कि उसके पति वीरा ने एक लड़की के साथ गलत काम करके उसे मार डाला। अब यहाँ पर राजा उल्टा भार्गवी को कॉल करके उसे डांटने लगता है कि तुम कैसी पत्नी हो जो अपने पति को संभाल नहीं सकती, उसकी वजह से यहाँ पर मुझे गालियां खानी पड़ रही है। दरअसल दोस्तों राजा अपने बेटे के सामने ही चिल्ला सकता है और उसके पति वीरा के सामने बोलने की उसकी हिम्मत भी नहीं होती। अब यहाँ पर भार्गवी उस लड़की के घर पर जाती है जिस लड़की की मौत हुई थी। वो उसके परिवार के पास जाकर कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं उस खूनी को मौत की सजा जरूर दिलवाऊंगी। ऐसा कहते हुए वो उनकी मदद करने के लिए कुछ पैसे उन्हें देती है। लेकिन दोस्तों मन ही मन में उसे भी पता होता है कि वो अपने पति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अब उसके बाद दोस्तों हम शिवा नाम के एक लड़के को देखते हैं। शिवा यहाँ पर छोटी मोटी मूवीज में हीरो का रोल करता है और असल में भार्गवी भी छोटी मोटी मूवीज में काम किया करती थी। तब उस वक्त इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। तो भार्गवी शिवा को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है जहाँ पर वो उसे रोते हुए कहती है कि अब मैं अपने पति के साथ और नहीं रह सकती। वो कोई इंसान नहीं बल्कि जानवर है, जानवर। पता नहीं मेरी शादी उसके साथ पिताजी ने कैसे कर दी। वो दोनों मिलकर इस शहर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा था कि मेरा भाई विवेक इन लोगों से अलग होगा, लेकिन वो भी विदेश में पढ़कर वापस यहीं पर लौट कर आ गया क्योंकि उसे भी पॉलिटिक्स में घुसना है और इसके लिए वो अपने पिता के साथ भी गलत करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। मतलब कि वो तो और भी ज्यादा खतरनाक होता है। अब दरअसल दोस्तों ये जो शिवा है ना, वो काफी सालों से जेल में बंद था और हाल फिलहाल में ही वो जेल से बाहर आया है। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि शिवा जेल कैसे गया। अब शिवा और भार्गवी ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। अब शिवा भार्गवी से प्यार करता है, ये बात भार्गवी को पता थी, लेकिन वो चाहती थी कि शिवा खुद उसे प्रपोज करे। लेकिन एक दिन छोटी जाति वाले स्टूडेंट को क्लास में नीचे बिठाया गया, जिसके खिलाफ शिवा, भार्गवी और कुछ सीनियर्स खड़े हो गए। तो यहाँ पर कीर्ति नाम का एक सीनियर उनके साथ खड़ा हो गया था और उसने भी इनके साथ मिलकर कॉलेज में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे बहुत ज्यादा फैल गया और किसी वजह से राजा को इससे प्रॉब्लम होने लगी। अब राजा का पॉलिटिकल नुकसान ना हो इसलिए वो किसी भी तरह से इस प्रोटेस्ट को हटाना चाहता था। इसलिए वो उनके मेन लीडर कीर्ति को फंसाने के लिए एक प्लान बनाता है और कीर्ति के घर में ड्रग्स रखकर वो उसे अरेस्ट करवा देता है। फिर क्या था, पुलिस कीर्ति को अरेस्ट करके उसे जेल के अंदर डाल देती है और जितने भी प्रोटेस्ट वाले स्टूडेंट बचे थे वो अब कीर्ति की बेल के लिए एक साथ आ जाते हैं। लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दोस्तों अगली सुबह ही कीर्ति की डेड बॉडी जेल के अंदर पाई जाती है। सभी लोग समझ रहे होते हैं कि पुलिस ऑफिसर ने कीर्ति को टॉर्चर करके मार डाला होगा, लेकिन ऑफिसर तो इस बात पर साफ साफ इनकार कर देते हैं और जवाब दिए बिना ही वो लोग चले जाते हैं। कीर्ति की गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड की मौत को देखकर पूरी तरीके से टूट जाती है। इसी बीच कॉलेज के कुछ लफंगे लड़के उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते हैं, जिसे देखकर शिवा उन्हें रोकता है और उन लफंगे लड़कों को मारकर वहां से भगा देता है। अब ये सब कुछ भार्गवी देख लेती है और शिवा का हेल्पिंग नेचर उसे बहुत ही पसंद आ जाता है। इस वजह से खुश होकर वो शिवा के पास जाकर उसे किस करती है और बताती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद हम इस तरफ राजा को देखते हैं जिससे पुलिस ऑफिसर का कॉल आता है। वो कहता है कि हमने कीर्ति को तो मार दिया, लेकिन उसके जैसा एक और लड़का है जिसका नाम है शिवा। ये बात सुनकर राजा उस ऑफिसर से कहता है कि तुम लोग उस शिवा को भी मार दो। अब यहाँ पर उसी शाम राजा अपने परिवार के साथ एक शादी अटेंड करने के लिए जाता है और उस वक्त यहाँ पर भार्गवी अकेले अपने घर पर होती है। इसके बाद वो शिवा को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है और ये दोनों यहाँ पर रोमांस करते हैं और इंटीमेट भी हो जाते हैं। कुछ देर के बाद राजा अपने घर पर लौटता है और जैसे ही भार्गवी को ये बात पता चलती है तो वो डर जाती है और तुरंत ही शिवा को यहाँ से भागने के लिए कहती है।
अब दोस्तों लगभग शिवा यहाँ से भागने में कामयाब होने ही वाला था, लेकिन ऐन मौके पर राजा के कुछ लोग शिवा को देख लेते हैं और उसे तुरंत ही पकड़ भी लेते हैं। अब राजा जब उसे देखता है तब उसे समझ में आ जाता है कि ये वही शिवा है जिसके बारे में पुलिस ऑफिसर बता रहा था, और वो ये भी समझ जाता है कि शिवा यहाँ पर उसकी बेटी भार्गवी के लिए आया था। फिर वो शिवा को पुलिस के हवाले कर देता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पर नक्सलवादी आ जाते हैं। असल में जब शिवा प्रोटेस्ट कर रहा था तब उस दौरान नक्सलवादियों ने उसे देख लिया था। उन्हें लगा कि अगर शिवा उनके ग्रुप में शामिल हो जाए तो वो लोग गवर्नमेंट से अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं। जब उन्होंने शिवा से ये बात कही कि तुम हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन शिवा ने ऐसा करने से मना कर दिया। हालांकि इसके बावजूद भी नक्सलवादियों ने शिवा की मदद की, उसे उस जगह से बचाकर किसी दूसरी सेफ जगह पर लेकर गए। अब यहाँ घर में राजा भार्गवी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शिवा जैसे कम जाति वाले लड़के से प्यार करने की। अब राजा डर जाता है कि कहीं उसकी बेटी भागकर शिवा से शादी ना कर ले। इसी वजह से राजा कुछ दिनों के अंदर भार्गवी का रिश्ता वीरा से तय कर देता है, लेकिन इस मामले में भी वो अपना फायदा ही देखता है। यहाँ पर भी राजा अपने पॉलिटिकल करियर को कैसे आगे बढ़ा जाए इसी को सोचते हुए ये फैसला करता है कि वो अपनी बेटी की शादी वीरा से करवा देगा, जो कि राजा के अपोजिशन पार्टी के लीडर का बेटा होता है। लेकिन अब उसके बाद शिवा उन लोगों के पकड़ में आ जाता है और राजा उसे जेल के अंदर डलवा देता है, इस इल्जाम में कि शिवा ने उसके घर पर चोरी करने की कोशिश की थी। अब शिवा जल्दी से जेल से बाहर नहीं आ पाता। इस दौरान वो समझ जाता है कि पॉलिटिशियन की पावर ज्यादा होती है, और कुछ सालों के बाद जब वो जेल से बाहर आता है तब यहाँ पर शिवा पॉलिटिक्स में जाने का फैसला करता है। वो चाहता था कि जल्दी ही शहर में इलेक्शन हो जाए, लेकिन शहर में 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन होता था, जिसमें कि हर बार राजा ही जीतता है। अब उसके बाद हम देखते हैं वीरा को, जो अपने दोस्तों और आदमियों के साथ कहीं पर जा रहा होता है, लेकिन अचानक बीच में ही उनके ऊपर कोई हमला कर देता है। वो लोग यहाँ पर लगभग वीरा को मारने ही वाले थे, लेकिन फिर वीरा जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है, उन सभी आदमियों को मार डालता है, और इसमें वीरा पूरी तरीके से घायल हो चुका था, लेकिन जैसे भी हो उसकी जान बच जाती है। वहाँ से वीरा अपने घर पर आता है और वो गुस्से से आग बुगला हो गया था। वो सोचने लगता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरे ऊपर हमला कर दे, कौन है जो मुझे मारना चाहता है। घर पर लौटने के बाद भार्गवी उसके घाव पर दवा लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उल्टा वीरा उसे ही डांट देता है, चिल्लाकर उसे अंदर जाने के लिए कहता है। भार्गवी बेचारी कुछ न कहते हुए घर के अंदर चली जाती है। उसके थोड़ी देर बाद वो वीरा के राइट हैंड रुद्रा को बुलाती है, और दोस्तों यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। वो रुद्रा से कहती है कि मेरे पति वीरा ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, इसलिए मैंने तुमको उसे मारने के लिए भेजा था, और तू इतना सा भी काम नहीं कर पाया। अब अगर अगली बार उसे मारने में कोई भी गलती हो गई तो मैं तुझे देखती हूँ। मतलब कि दोस्तों भार्गवी ने ही अपने पति वीरा को मारने के लिए उन सब लोगों को भेजा था, लेकिन वीरा को मारना इतना आसान नहीं था। अब उसके बाद हम राजा के बेटे विवेक को देखते हैं, जो कि पॉलिटिक्स में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा होता है। हर पॉलिटिशियन की तरह भी उसके भी कोई क्राइम होते हैं। मतलब कि दोस्तों विवेक बच्चों का किडनैपिंग करके उनकी स्मगलिंग करता था, और साथ ही साथ विवेक एमएलए की कमजोरी का पता करके उसे ब्लैकमेल भी करने की कोशिश करता है। मतलब कि अब वो इतने हद तक जा चुका था। विवेक ने अपनी जिद की वजह से एक एमएलए की जान भी ले ली थी। अब उसके बाद पार्टी मीटिंग के दौरान राजा विवेक और जो इस वक्त सीएम है ना, उस आदमी से कहते हैं कि इस बार तो हम ही सीएम बनेंगे। तो यहाँ पर मन ही मन विवेक हम का मतलब कह रहा होता है खुद को। अब उसके बाद शाम को वीरा भार्गवी के पास आता है और उससे भला बुरा कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारा लवर शिवा जेल से बाहर आ गया है, मतलब कि जरूर तू उससे मिलने के लिए गई होगी, बता क्या बातें की तुम दोनों ने। भार्गवी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मुझे रास्ते में दिखाई दिया था, हमने कुछ ज्यादा बातें नहीं की। शिवा कहता है कि मुझे पता है, शादी से पहले एक रात वो तेरे घर पर आया था और तुम दोनों ने क्या क्या गोली खिलाए थे वो सब कुछ मुझे पता है। अब ये सारी बातें सुनने के बाद भार्गवी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो वीरा से कहती है कि अगर तू असली मर्द है ना तो शिवा के सामने जाकर ये सारी बातें बोल दे। अब ये बात वीरा अपनी बेइज्जती के तौर पर लेता है और अगले ही दिन बारिश के समय में शिवा के साथ लड़ने के लिए पहुंचता है। यहाँ पर वो शिवा के ऊपर अचानक ही हमला कर देता है। फिर शिवा भी खुद को संभालते हुए उसके साथ लड़ने लगता है और यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है। इन दोनों की लड़ाई के दौरान पुलिस वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों को अलग करती है। अब हम देखते हैं उसी रात को एक फेस्टिवल भी होता है और ये फेस्टिवल होने की वजह से वीरा भी वहाँ पर आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं अचानक ही वीरा के ऊपर कई सारे लोग हमला करना शुरू करते हैं और वो भी औरत के भेष में। उनके बीच में भार्गवी भी होती है और वो अपने मन में याद करने लगती है कि वीरा कितना बुरा आदमी है, वीरा ने उसे कितना टॉर्चर किया था। ये सब कुछ सोचते हुए वो त्रिशूल निकालती है और वीरा को मार डालती है। इससे वीरा का तो चैप्टर क्लोज हो जाता है, लेकिन बाद में इस बात का हंगामा होता है कि वीरा को किसने मारा। अगले ही दिन वीरा का पिता राजा के पास पहुंचता है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है कि तुमने अपने दामाद को कोई भी प्रोटेक्शन नहीं दिया, किसी ने प्लान बनाकर मेरे बेटे को मार दिया। अब एक बार बस मुझे उस मारने वाले का नाम पता चल जाए, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब यहाँ पर राजा के आदमी भी उस किलर को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था वीरा को तो भार्गवी नहीं मारा था।
अब वीरा के पिताजी जाने के बाद विवेक अपने घर पर आता है। राजा से कहता है कि पिताजी आप टेंशन मत लीजिए, वीरा को जिसने मारा है मैं उसके खूनी को ढूंढूंगा, साथ ही मैं सीएम भी बन जाऊंगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अब ये बात सुनकर राजा तो हैरान हो जाता है। वो विवेक से कहता है कि देखो बेटा, मेरे ऊपर जाने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा ही है, और अगर तुम ही इस बार सीएम बनोगे तो मेरा क्या होगा। फिलहाल इस बार मेरा सीएम बनने का सपना पूरा होने दो, फिर उसके बाद तुम सीएम बन जाना। लेकिन विवेक कहता है कि ऐसा नहीं होगा पापा, आपको पता नहीं है क्या, हर सपने पूरे नहीं होते, और आपकी उम्र भी हो गई है, अब सब कुछ मैं ही संभालूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको पसंद हो या ना हो। अब अपने लाडले बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर राजा की तो तबीयत ही बिगड़ने लगती है। उसे हल्का सा पैरालिसिस का अटैक आ जाता है। तब यहाँ पर भार्गवी अपने पिताजी से कहती है कि देखा पिताजी, आपने विवेक को कितना प्यार दिया, उसे वो सब कुछ लाकर दिया जो उसने मांगा था, आपने उसे पढ़ने के लिए बाहर भेजा, लेकिन बताइए उसने क्या किया। और विवेक के चलते आपने तो मेरे ऊपर देखा भी नहीं, इसलिए इस बार मैं भी इलेक्शन में उतरूंगी, मैं वीरा की पत्नी होने के नाते ये इलेक्शन लड़ सकती हूँ। अब ये बात सुनकर विवेक टेंशन में आ जाता है। वो भार्गवी को ऐसा ना करने के लिए कहता है, लेकिन भार्गवी उसे कहती है कि मेरे पति का परिवार पहले से पॉलिटिक्स में है और मैंने सीख लिया है कि राजनीति कैसे की जाती है, इसलिए तुम जरा बचकर ही रहना। अब उसके अगले ही दिन भार्गवी पार्टी के ऑफिस पहुंचकर इलेक्शन का फॉर्म भरती है, जहां भार्गवी को देखकर पार्टी ऑफिसर बड़ी खुश हो जाती है कि अपने पति की मौत के बाद भी भार्गवी कमजोर नहीं पड़ी और आज वो उसके बदले में इलेक्शन लड़ने के लिए आ चुकी है। अब पार्टी के ऑफिसर भार्गवी को एमएलए के टिकट देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों भार्गवी को तो सीएम बनना था, इसलिए भार्गवी कहती है कि इस वक्त जो सीएम है मैं उससे ज्यादा काबिलियत रखती हूँ। इसलिए अब उसके बाद तुरंत ही मीटिंग रखी जाती है, जहाँ पर सभी एमएलए को बुलाया जाता है। उसके सामने ये प्रस्ताव रखा जाता है कि इस बार एक ही घर से 2 सीएम कैंडिडेट चुने गए हैं, भार्गवी और विवेक, मतलब कि ये दोनों एक ही घर से होते हैं ना, इसलिए मतलब कि सीएम के पद के लिए अब भाई बहन लड़ने वाले थे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि विवेक की गर्लफ्रेंड भार्गवी से मिलने के लिए आती है, और यहाँ पर आता है बहुत बड़ा ट्विस्ट। वो भार्गवी को बताती है कि विवेक किस किस एमएलए को पैसे देकर उसे अपनी तरफ कर रहा है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर बात यह है कि विवेक की गर्लफ्रेंड अपने शहर को बचाना चाहती है, जिसके लिए उसने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। उसने यहाँ पर विवेक से प्यार का झूठा नाटक किया ताकि हर पल उसके करीब रहकर सारी जानकारी हासिल कर सके। इस तरह से अब यहाँ पर भार्गवी को उन सभी एमएलए के बारे में पता चल जाता है जो उसके भाई का साथ देने वाले थे। अब भार्गवी रुद्रा को उन एमएलए को धमकाने के लिए कहती है ताकि वो एमएलए उसके भाई का साथ छोड़ दे और सीधा भार्गवी को सपोर्ट करे। लेकिन दोस्तों ये काम हो जाने के बाद भार्गवी रुद्रा को भी मार डालती है, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा हो गया था कि अगर रुद्रा पैसों के लिए उसके साथ मिलकर काम कर सकता है और उसके कहने पर वीरा को भी मारने के लिए तैयार हो सकता है, तो आगे जाकर कोई उसे ज्यादा पैसे देगा तो ये रुद्रा मुझे भी मारने के लिए पीछे नहीं हटेगा। इसलिए भार्गवी रुद्रा का भी चैप्टर खत्म कर देती है, जिससे कि हमें समझ में आ जाता है कि पॉलिटिक्स में कोई किसी का सगा नहीं होता। अब दोस्तों यहाँ पर इलेक्शन से एक दिन पहले ही विवेक को ढेरों ब्लैक मनी के साथ पुलिस पकड़ लेती है। दरअसल पुलिस वालों को भार्गवी ने वहाँ पर भेजा था, और अब ब्लैक मनी के साथ पकड़ने की वजह से विवेक को हो जाती है जेल। उसके अगले ही दिन इलेक्शन होते हैं और सारे वोट भार्गवी को ही मिलते हैं। सारे एमएलए भार्गवी के साथ खड़े होते हैं, जिससे कि अब फाइनली भार्गवी ही सीएम बन जाती है। सारे न्यूज चैनल पर भार्गवी की बात हो रही थी। अब यहाँ शाम के वक्त भार्गवी अपने पिता को खाना खिलाते वक्त कहती है कि देखा पिताजी, आपने जिस बेटे को इतना प्यार किया, आप यहाँ पर पैरालाइज होकर पड़े हैं, लेकिन वो आपको देखने तक नहीं आया, और आप बचपन में मुझे मारना चाहते थे, जो कि फिलहाल आपका ख्याल रख रही है। चिंता मत कीजिए, मैं आपको ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, मैं आपका और प्रजा का बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखूंगी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि शिवा भी इलेक्शन में उतरा था, लेकिन उसकी पार्टी हार गई। लेकिन वो इस बात का ज्यादा दुख नहीं मनाता, उल्टा वो तो भार्गवी के लिए बहुत ज्यादा खुश होता है कि फिलहाल एक महिला सीएम बनी है तो इस शहर का भलाई होगा। और दोस्तों इस तरह से ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।